हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष या विषुवतीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। तो इस मान को ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमने माना कि कोई द्विध्रुव है जिसके आवेश है +q तथा -q तथा कोई मूल बिंदु O है। हम जानते हैं कि अगर ये मूल बिंदु O है तो +q आवेश से O की दूरी a होगी और O से -q आवेश की दूरी a होगी। इस तरह से द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 2a है। अब हम इस द्विध्रुव की निरक्ष, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि द्विध्रुव का निरक्ष या विषुवतीय रेखा क्या होती है। तो इससे पिछले टॉपिक में जहां हमने द्विध्रुव की अक्ष को पढ़ा था कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा होती है ये द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। अब द्विध्रुव की निरक्ष क्या होती है? तो द्विध्रुव के मूल बिंदु से गुजरने वाली तथा अक्षीय रेखा के लंबवत, ऐसी रेखा जो इस अक्षीय रेखा के लंबवत हो, लेकिन उसमें विशेष बात क्या है कि वो द्विध्रुव के मूल बिंदु से गुजरनी चाहिए। तो द्विध्रुव का मूल बिंदु ये वाला है, तो इससे गुजरने वाली लंबवत रेखा कौन सी है? ये वाली है। तो इस रेखा को हम कहते हैं द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा। इसको कहते हैं द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा या विषुवतीय रेखा। अब हम इस रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि इस रेखा पर कोई ये बिंदु है, इस बिंदु का नाम हमने दे दिया, ये कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हमने माना कि द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित कोई स्मॉल r दूरी पर स्थित, यहां से यहां तक की दूरी हमने मान लिया कि कितनी है, स्मॉल r दूरी है। इस स्मॉल r दूरी पर ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले एक एक आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और फिर उन दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का परिणामी मान ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सर्वप्रथम इस +q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। तो चूंकि +q आवेश के कारण है तो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो +q आवेश से बल रेखा हमेशा बाहर की ओर निकलती है, इसलिए ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो दिशा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वो ये वाली हो जाएगी। माना कि ये है E1 वेक्टर, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी। तो कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि E1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? तो हम जानते हैं कि ये वाली दूरी A है और ये वाली दूरी R है। तो इस समकोण त्रिभुज में ये जो कर्ण हमारे पास आ रहा है, इस कर्ण का मान हो जाएगा रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो इसको हम यहां लिखते हैं तो ये हो जाएगा रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर। कूलाम के नियम से हमने ये ज्ञात कर लिया। अब इसकी दिशा क्या होगी? तो माना कि ये मान लो कि +q आवेश किसी बिंदु A पर है और ये -q आवेश किसी बिंदु B पर है। तो इसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी है? A से P की डायरेक्शन में, AP की दिशा में। यहां हम लिख सकते हैं AP की दिशा में, ये विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है? AP की दिशा में है। ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब हम ज्ञात करें। तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो दिशा कहां होगी? तो -q आवेश के कारण बल रेखा सदैव अंदर की ओर आती है, तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, यहां E2 वेक्टर, इस दिशा में होगा विद्युत क्षेत्र E2 वेक्टर। तो कूलाम के नियम से E2 वेक्टर बराबर हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर, फॉर्मूला लगा देंगे तो 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? तो यहां पर भी समकोण त्रिभुज में ये R है और ये A है, तो इसका लंबाई हो जाएगी रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से हम इसको हल कर देंगे। तो यहां पर ये आ जाएगा रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और फिर इसका होल स्क्वायर। लेकिन इसकी दिशा जब हम लिखेंगे तो कहां आएगी? ये है P से B की दिशा में, क्योंकि बल रेखा माइनस में अंदर की ओर प्रवेश करती है। तो इसकी दिशा हो जाएगी PB की दिशा में।
ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो अब इन दोनों समीकरणों से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर लिया। लेकिन यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आ रही है, पहले की इस दिशा में है और दूसरा वाला इस दिशा में है। दोनों ना तो समान दिशा में है और ना ही एक दूसरे के विपरीत है। जब भी दो सदिश समान दिशा में लगते हैं, अगर मैं इस बोर्ड पर एक बल लगाऊं F1, दूसरा भी इसी बोर्ड पर लगाऊं F2, दोनों अगर एक ही दिशा में होंगे तो इस पर परिणामी बल हो जाएगा F1 प्लस F2। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु पर विपरीत बल लगे, एक व्यक्ति इस तरफ बल लगा रहा है F1, दूसरा व्यक्ति इस तरफ बल लगा रहा है F2, तो परिणामी जो बल होगा दोनों के कारण वो होगा F1 माइनस F2। तो दो सदिश जब समान दिशा में होते हैं तो जुड़ जाते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं तो घट जाते हैं। लेकिन जब दो सदिश अलग अलग दिशा में हो, इस तरह से, ना तो इस समान दिशा में ना विपरीत दिशा में है, किसी एंगल पर है, तो फिर हम यहाँ पर सदिशों को हल करने के लिए इनका सदिशों का वियोजन करते हैं। तो सबसे पहले हम इस E1 वेक्टर का वियोजन करेंगे, इसको तोड़ेंगे x और y अक्ष की दिशा में। तो इस E1 वेक्टर को x अक्ष की दिशा में और इस E1 वेक्टर को y अक्ष की दिशा में हम तोड़ेंगे। प्रारंभ में ये माना कि ये जो एंगल है, ये एंगल है थीटा। प्लस क्यू आवेश से बिंदु P को जो मिला रही है रेखा, ये एंगल कितना है? थीटा है। इसी प्रकार इस माइनस क्यू आवेश से भी ये एंगल कितना है? थीटा है। अब अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये समांतर भुजा चल रही है, ये समांतर भुजा चल रही है, इसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है। दो समांतर भुजाओं को जब भी कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाले जो एंगल होते हैं, ये दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो इस E1 सदिश को हम थीटा के साथ वाली भुजा के साथ जब मान निकालेंगे तो हम जानते हैं कि थीटा के साथ जब भी हम निकालते हैं, 11th क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा है, इस E1 का मान इस दिशा में आ जाएगा E1 कोस थीटा। थीटा के साथ वाली भुजा का मान क्या हो जाता है? कोस थीटा। इसी प्रकार जो दूसरी भुजा है उसका मान हो जाता है E1 साइन थीटा। इसको हम चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए E1 से यहाँ पर हम लंब डालना होगा। अब हम इस भुजा का मान ज्ञात करना चाहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा तो हो जाएगी लंब, ये वाली भुजा हो जाएगी आधार और ये वाली भुजा है हमारे पास कर्ण। तो हम इस आधार का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसको हम अंश में रख लेंगे। बटा हमको किसका मान पता है? कर्ण का मान पता है, E1 है, तो कर्ण को नीचे रख लेंगे। तो आधार बटा कर्ण क्या होता है? कोस थीटा होता है। तो इससे हम आधार की वैल्यू निकालेंगे। आधार बराबर आ गया कर्ण गुना कोस थीटा। अब कर्ण का मान कितना है? E1 और कोस थीटा। तो इस तरह से इस आधार का जो मान है, इस आधार का जो मान है वो आ गया E1 कोस थीटा। या इसको डायरेक्टली भी हम ध्यान में रखें कि थीटा के साथ वाली भुजा जो होती है जिसको थीटा स्पर्श कर रहा है, तो E1 का इस दिशा में घटक कितना हो जाएगा? E1 कोस थीटा। इसी तरह से इस दिशा में घटक हो जाएगा लंबवत दिशा में, y दिशा में E1 साइन थीटा। तो इस तरह से हमने E1 सदिश को x और y अक्षों की दिशा में तोड़ा है। अब हम ये जो E2 वेक्टर है, ये वाला, इसको भी x और y दिशा में तोड़ेंगे। तो ये जो E2 वेक्टर है, इसको सबसे पहले हम इस दिशा में तोड़े, x दिशा में। तो ये एंगल हमारे पास है थीटा। ये एंगल थीटा कैसे है? तो ये देखो, ये एकांतर कोण बन रहा है। तो एकांतर कोण में ये दोनों कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये जेड आकृति का जो एकांतर कोण बन रहा है, इसमें ये दोनों कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। तो अब इस E2 सदिश को हम इस दिशा में मान निकालेंगे। तो थीटा के साथ वाली भुजा है तो ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी E2 कोस थीटा, और ये जो 90 डिग्री वाला है दूसरा y अक्ष है, इस तरफ हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा E2 साइन थीटा। तो इस तरह से इस सदिश E2 को भी हमने दो घटकों में तोड़ा। x घटक का मान E2 कोस थीटा और y घटक का मान E2 साइन थीटा। इस तरह से हमने तोड़ा। सदिश E1 वेक्टर तथा E2 वेक्टर को x व y घटकों में तोड़ने पर, x और y घटकों में तोड़ने पर हमारे पास क्या आता है कि E1 कोस थीटा तथा E2 कोस थीटा, इस सदिश का x दिशा में घटक E1 कोस थीटा और इस सदिश का भी x अक्ष की दिशा में घटक E2 कोस थीटा समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। दोनों समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा दोनों विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। देखिए, जो हमारे समीकरण 1 और समीकरण 2 आ रहा था, वो दोनों समीकरण जो आ रहे थे वो दोनों का परिमाण में समान है।
हम देखेंगे अगर तो समीकरण 1 का फॉर्मूला भी यही वाला था और 2 का भी यही वाला फॉर्मूला है, दोनों परिमाण समान है, तो E1 और E2 तो दोनों की वैल्यू तो समान है। हम यहाँ देख रहे हैं कि E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में है और दो सदिश यदि एक ही दिशा में है तो दोनों जुड़ जाएंगे। दूसरी स्थिति बन रही है E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा। E1 sin थीटा ऊपर है और E2 sin थीटा नीचे है। अब हम जानते हैं दोनों विपरीत दिशा में है और E1 और E2 दोनों परिणाम में समान है, तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र। हम जानते हैं कि E1 और E2 बराबर है, चूंकि E1 का जो परिणामी है और E2 का जो परिणामी है वो परिणाम में कैसे हैं, बराबर है। तो यहाँ हम दोनों जगह जहाँ E1 और E2 है एक ही मान लिख सकते हैं। ये अगर E1 cos थीटा है तो ये भी E1 और E2 बराबर है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, E1 भी लिख सकते हैं। तो ये E1 cos थीटा और E1 cos थीटा हमारे पास हो गया 2E1 cos थीटा। ये आ गया परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब ये जो E1 है इसका मान हम समीकरण 1 से रख देंगे यहाँ पर, तो E1 का मान हमारे पास आ जाएगा E बराबर 2, E1 की जगह रख दें मान, देखो समीकरण 1 1/4πε0 Q अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। और यहाँ पर जो cos थीटा आ रहा है उस cos थीटा का भी मान निकाल लें। इस वाले कोई भी एक त्रिभुज ले लो, इस वाले त्रिभुज के अंदर अगर हम इस थीटा से cos थीटा का मान निकालेंगे, चूंकि cos थीटा बराबर, अब cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो इसमें थीटा के सामने ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, आधार इसकी वैल्यू कितनी है, a है, और बटा कर्ण ये वाला है, इसकी वैल्यू है रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस cos थीटा का मान भी हम यहाँ रख दें, तो ये cos थीटा की जगह आ जाएगा a अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये सॉल्व होकर हमारे पास हो गया कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 2Q A अपॉन 4πε0। इधर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, यहां बचेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ आ गया ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर 1/2। रूट को हटाएं तो इसकी पावर हम 1/2 भी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा और सॉल्व करें हम, तो यहाँ से हमारे पास परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आ जाएगी। देखो बच्चों यहाँ पर Q और गुणा 2A, Q गुणा 2A हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर होता है, तो ये हमारे पास आ गया P बटा 4πε0 और ये हमारे पास हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल पावर। इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1/2 है, दोनों प्लस हो जाएंगे, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो इस पर पावर हो जाएगी 3/2। तो इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। यहां पर हम एक विशेष स्थिति लगाएंगे। वो विशेष स्थिति क्या है, वो है कि हम जानते हैं कि A का जो मान है वो R से बहुत बहुत कम होता है। ये पिछले वाले टॉपिक में भी हमने विशेष स्थिति लगाई थी। हम जानते हैं द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच में जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है, जबकि ये जो दूरी हम ले रहे हैं हमारे दैनिक जीवन में कि द्विध्रुव, जैसे ये द्विध्रुव है इसके कारण यहाँ हम निकाल रहे हैं, तो ये जो दूरी है कई सेंटीमीटर मीटर में होती है, जिसका मान A की तुलना में बहुत बहुत ज्यादा होता है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो हम इस समीकरण में A को नगण्य मान सकते हैं। तो ये समीकरण हमारे पास हो जाएगा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर P अपॉन 4πε0 और यहाँ a स्क्वायर नगण्य हो जाएगा तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये सॉल्व हो जाएगा P, ये 1/4πε0 को हम K भी लिख सकते हैं, तो KP अपॉन 2 से 2 कट जाएगा R क्यूब। तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फॉर्मूला आ गया KP अपॉन R क्यूब, समीकरण नंबर 3, जो कि एक महत्वपूर्ण रिलेशन है। हमने द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है Kp अपॉन R क्यूब, और इससे पिछले टॉपिक में हमने द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला था, वो था 2Kp अपॉन R क्यूब। तो दोनों समीकरणों की अगर हम तुलना करें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अक्ष पर है 2Kp अपॉन R क्यूब और निरक्ष पर है Kp अपॉन R क्यूब। तो निरक्ष पर जो Kp अपॉन R क्यूब मान है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, अक्ष पर जो मान है वो निरक्ष का कैसा है, दुगना है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अक्ष पर होती है बराबर है 2 और इसका मान किसके बराबर है, E निरक्ष पर।
तो एक इंपॉर्टेंट ये दोनों के बीच में रिलेशन भी निकल के आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अक्ष पर जितना होता है निरक्ष पर उस मान का कैसा होगा, आधा होगा। या निरक्ष पर जो मान होता है उसको दुगना जब हम करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, अक्ष पर मान के। अगर इस तरह से हमको अगर प्रश्न में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निरक्ष पर दे रखा हो तो हम उसको अक्ष पर ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि निरक्ष पर जो मान होता है उसका दुगना किसके बराबर होता है, अक्ष पर होता है। इसी प्रकार यदि हमको अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दे रखा है तो हम उसको निरक्ष पर भी ज्ञात कर सकते हैं।